Namaste, welcome and welcome back to my class. I hope you are doing very well in your life with your studies and with your revision. पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन इज़ मस्ट क्योंकि इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरा ही भूल जाएंगे क्योंकि हर एक सेक्शन कनेक्टेड है आपस में। तो कल तक हमने ऑलरेडी सेक्शन 28 तक कंप्लीट कर लिया था जो वाइड एग्रीमेंट के अंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम 29 एंड 30 को पढ़ेंगे सेक्शन। तो क्लास शुरू करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और दोस्तों के बीच भी अपना क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। और अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 29 जो कि डील करता है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। Now, according to section 29, agreements, the meaning of which is not certain, जिसका मतलब हमें ठीक तरीके से नहीं पता है, मतलब certain नहीं है और capable of being made certain are void. It may be noted in this context that section 29 of Indian Contract Act to be read with section 13 of the act. मतलब agreements जिसका मतलब हमें नहीं पता है, कंटिजेंसी है, मतलब कंटिजेंसी है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं क्लियर टर्म में ये मेंशन नहीं किया गया है। तो एग्रीमेंट को पढ़ के ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली एग्रीमेंट है किसके बारे में। तो जहाँ पे अनसर्टिनिटी है, सर्टेन नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में उस एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। 100 टन्स ऑफ ऑयल ए ने एग्री किया कि वो बी को सेल करेगा। देयर इज़ नथिंग वाट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इंटेंडेड। अब बी को किस तरीके का ऑयल चाहिए ये मेंशन नहीं है, सिर्फ ए ने एग्री किया कि वो 100 टन ऑफ ऑयल को वो सेल करेगा। अब 100 टन ऑफ ऑयल किस तरीके का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल कि मस्टर्ड ऑयल कि किस तरीके का ऑयल है ये मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे टर्म हमारा सर्टेन नहीं है, एम्बिग्विटी है, नॉट क्लियर, तो ये हमारा वॉइड होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन, A agrees to sell to B 100 tons of oil of a specific description known as an article of commerce. There is no uncertainty. Here to make the agreement there is no uncertainty, so हमारा यह agreement void नहीं होगा। मतलब A ओनली मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है, ठीक है। अब ए एग्री किया कि वो बी को 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा, तो ये क्लियर है कि ए मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है तो बी को वो मस्टर्ड ऑयल ही बेचेगा। तो यहाँ पे हमारा टर्म सर्टेन है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट हमारा वॉइड नहीं होगा। लेकिन पहले वाले इलस्ट्रेशन में हमने ये पढ़ा कि ए ने एग्री किया बी को वो 100 टन ऑफ ऑयल सेल करेगा। अब किस तरीके का ऑयल, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वो सेल करेगा, दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन दैट एग्रीमेंट। तो तब हमारा वो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है, एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है, हमारा वॉइड है। लेकिन सेकेंड इलस्ट्रेशन में हम क्या पढ़े कि ए ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है फॉर एग्जाम्पल। अब बी उसके पास से तेल खरीदना चाहता है, तो ऑब्वियसली ए मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है तो बी को वो मस्टर्ड ऑयल ही बेचेगा। 100 टन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे सिर्फ 100 टन ऑफ ऑयल लिखा है, तो ए मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है तो दैट सिंपली मीन्स ए बी को 100 टन ऑफ ऑयल जो बेचेगा वो 100 टन ऑफ मस्टर्ड ऑयल ही होगा। तो हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट से ये क्लियर है कि ए किस तरीके का ऑयल बी को बेचेगा। तो यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी नहीं बता सकते, एग्रीमेंट हमारा वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा, ठीक है। आई होप दोनों इलस्ट्रेशन से हमें सेक्शन 29 बहुत अच्छी तरीके से पता चला। जहाँ पे जिस एग्रीमेंट से हमें मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, एम्बिग्विटी है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, उस केस में एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा, ठीक है। फिर से इलस्ट्रेशंस को मैं समझाती हूँ। पहला इलस्ट्रेशन है कि ए एग्री किया बी को 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा। इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन से काइंड ऑफ ऑयल वो बी को बेचेगा, तो हमारा एग्रीमेंट यहाँ पे वॉइड है। लेकिन फिर से एक इलस्ट्रेशन से हम देखते हैं, ए मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है।
अब बी उसके पास से तेल खरीदना चाहता है, तो ए ने एग्री किया कि वो 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा। तो ए मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है, ऑब्वियस बात है ए बी को 100 टन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल ही बेचेगा, दूसरा किसी तेल को वो नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन है कि वो मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है तो वो मस्टर्ड ऑयल को ही बेचेगा। ठीक है, दोनों इलस्ट्रेशन से सेक्शन 29 आई होप सभी को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू सेक्शन 30, एक्चुअली हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 क्या बताता है। Section 30 of Indian Contract Act states that agreements by way of wager are void and no suit can be brought for recovery anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। मतलब सेक्शन 30 हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में बताता है। जिस भी एग्रीमेंट हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट होगा वो हमारा वॉइड होगा। अब वेजर क्या है? अब इस वेजरिंग एग्रीमेंट से हम किसी के ऊपर भी सूट फाइल नहीं कर सकते फॉर रिकवरी ऑफ एनीथिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है पहले हम वो समझेंगे। तो इतना तो पता चला कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो भी होगा वो हमारा वॉइड होगा, और सेक्शन 30 हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट के ही बारे में बात करता है। और वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर हम किसी के ऊपर भी केस नहीं फाइल कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते फॉर रिकवरी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट पहले हम वो समझते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन अ वेजरिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पे भी वेजरिंग एग्रीमेंट का डेफिनेशन नहीं दिया है। ठीक है, इन ऑर्डिनरी यूजेस अ वेजर मीन्स बेट। मतलब जहाँ पे हम बेट लगाते हैं ना, आज अगर फॉर एग्जांपल आज अगर बारिश होगा तो हम घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन आज अगर बारिश होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल और क्लियर तरीके से हम एग्जांपल देते हैं, ऐसा बेट हम दोनों दोस्तों में लगाएं कि आज प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे। अगर आज प्रिंसिपल सर आएंगे तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे, अगर प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ऐसा बेट हम दोस्तों में हमेशा ही लगाते हैं। ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब ही है जहाँ पे ये बेट आता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेट बी एनीथिंग। अब बेट हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो in general, a wager has been defined as an agreement between two parties by which one promises to pay money or money's worth to the other on the happening of some uncertain event in consideration of the other party's promise to pay if the event does not happen। तो बेट में एक्चुअली क्या करते हैं, एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर दोनों पार्टी के बीच प्रॉमिस करते हैं टू पे या फिर मनीज ओर्थ, टू पे मनी और मनीज ओर्थ ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द अदर प्रॉमिस टू पे इफ द इवेंट डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों पार्टी के बीच ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अगर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर प्रॉमिस होता है कि अगर ये इवेंट ना हो तो मैं तुम्हें पे करूँगा, और अगर ये इवेंट होगा तो तुम मुझे पे करोगे। तो बेट में जनरली ऐसा ही होता है। तो बेट मतलब द मेन एलिमेंट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट इज़ द बेट। ठीक है, आप वेजरिंग एग्रीमेंट का डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पे भी नहीं दिया है। तो सेक्शन 30 हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में ही डील करता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है वो समझ में आया। वेजरिंग एग्रीमेंट में हम दोनों पार्टीज़ एक्चुअली आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं ऑन द basis of an on the not happening of an uncertain event, and one party promises to pay money or money's oath to the other on the happening of some uncertain event in consideration of the other party's promise to pay if the event does not happen। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी प्रॉमिस करता है either to pay money or money's oath on happening of certain event, and the other party promises to pay money or money's oath on not happening of the certain event।
ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टीज दो होता है, दोनों पार्टीज के बीच ऐसे एग्रीमेंट होता है एक अनसर्टेन इवेंट को लेके, एक जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि वो पैसा देगा या फिर मनीज ओर्थ उस पैसों का जितना वैल्यू है वो पे करेगा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और दूसरा पार्टी ठीक उसी प्रकार से प्रॉमिस करेगा ऑन द टू पे मनी और मनीज ओर्थ ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो एक पार्टी प्रॉमिस करेगा इवेंट होने के लिए वो पैसा देगा, ऐसा प्रॉमिस करेगा, और दूसरा पार्टी प्रॉमिस करेगा कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट ना हो तो हम तुमको पैसा देंगे। ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट इज जस्ट लाइक अ बेट। बेट में भी हम वही करते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट मैटर से हम बेट लगाते हैं। तो बेट का कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर हमें बेट लगाना है। ठीक वेजरिंग एग्रीमेंट का भी वैसा कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि जिसके ऊपर हमें वेजरिंग एग्रीमेंट को बनाना है। हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वेजरिंग एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में भी हमारा दो पार्टी होता है, जिसमें दोनों पार्टी डिसाइड करता है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट एक पार्टी पैसा देगा, एंड ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट दूसरा पार्टी पैसा देगा। ठीक है। For example, A and B entering into an agreement that A shall pay to B rupees 1000 if it rains, and B shall pay 1000 rupees to A if it does not rain. तो दोनों पार्टी यहाँ पे अगर बारिश होगा कि नहीं होगा एक अनसर्टेन है, बारिश होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, तो अनसर्टेन है। तो बारिश होगा कि नहीं होगा इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दोनों पार्टी एक्चुअली एग्रीमेंट किया कि ए एक्चुअली बी को 1000 रुपीज़ देगा अगर बारिश होगा, एंड दूसरी तरफ बी ने ए को प्रॉमिस किया कि अगर बारिश नहीं होगा तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो एक पार्टी यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है इवेंट के होने से, और दूसरा पार्टी प्रॉमिस कर रहा है इवेंट का ना होने का। ठीक है। तो this is actually wagering agreement. Now William and Son has defined wagering agreement as a promise to give money or money's worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event. तो wagering agreement में actually तो पैसा दिया जा रहा है किसी भी एक पार्टी से, तो कहाँ पे upon the determination or ascertainment of an uncertain event। तो इवेंट का होने से दूसरा एक पार्टी वेजरिंग एग्रीमेंट पे पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे अगर बारिश अगर हो गया तो बी ए को पैसा देगा, और बारिश अगर नहीं होगा तो ए बी को पैसा देगा। तो पैसा एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन एक्चुअली वेजरिंग एग्रीमेंट में दिया जा रहा है ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा हमारा अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होता है। तो जो हमारा अनसर्टेन है, जिसका रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता, ठीक उस तरीके के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, जिसके ऊपर हम बेट लगाते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो जहाँ वेजरिंग एग्रीमेंट में भी दो पार्टी होता है, जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि अगर इवेंट होगा तो हम पैसा देंगे, ठीक दूसरा पार्टी उस एग्रीमेंट पे प्रॉमिस करता है कि अगर इवेंट नहीं होगा तो हम पैसा देंगे। ठीक है। विलियम एंड सन भी यही बताते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज ओर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और असर्टेनमेंट इवेंट के होने से या फिर इवेंट के ना होने से, दोनों पार्टी ही यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं पैसा देने का। ठीक है। It is to be mentioned in this context that if either of the parties may win but cannot lose or may lose but cannot win, it is not a wagering agreement. तो अब हम देख रहे हैं wagering agreement में एक्चुअली नुकसान हो रहा है किसी एक पार्टी का। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच बारिश होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ। तो ए बी को बोला कि अगर बारिश होगा तो ए बी को पैसा देगा, और बी बोला अगर बारिश नहीं होगा तो बी ए को पैसा देगा। ठीक है। तो अगर बारिश होगा ए को यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है बी को, तो लॉस एक्चुअली ए का हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर बारिश नहीं होगा तो बी को यहाँ पे पैसा देना होगा तो बी को यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ऑलवेज अ लॉस फैक्टर कमिंग इनटू
इनटू ऑपरेशन, मतलब एक लॉस फैक्टर हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट पे आ रहा है। तो जिस भी एग्रीमेंट पे हमारा ये लॉस फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ विन पोजीशन ही होगा, लॉस नहीं होगा, तो वो हम वेजरिंग एग्रीमेंट उसको नहीं मानेंगे। तो विन के साथ साथ हमारा लॉस का भी होना ज़रूरी है एक वेजरिंग एग्रीमेंट में। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में एक ही साथ एक पार्टी को फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार दूसरे पार्टी का लॉस हो रहा है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट पे एक साथ दो फैक्टर का काम हो रहा है, एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पार्टी को लॉस हो रहा है। तो जहाँ पे ये लॉस नहीं होगा, दोनों पार्टी ही बेनिफिटेड होगा, उस केस में हम इसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द क्लासिक केस कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आप लोग अभी अब मुझको बताएंगे कि कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कैसा ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है कि जनरल ऑफर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। तो कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 के केस में हम क्या देखें, इज it was not a wager. This is because Mrs. Carlyle could only gain or win but could not lose. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball के कंपनी में के केस में हम ये देखें कि मिसेस कार्लाइल जो एक्चुअली दवाई का पूरा प्रिकॉशंस मेजर्स देख के जो दवाई उसने खाई लिया था, तो उसके बाद उसको फिर से इन्फ्लुएंजा हो गया और वो फिर कंपनी से वो अमाउंट वो क्लेम कर रही है। कंपनी ने बोला था कि हमारे दवाई को अगर इस हिसाब से कोई खाएगा और उसके बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो उसे वापस पैसा, इतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मिसेस कार्लाइल को एक्चुअली कोई नुकसान नहीं हो रहा था, उसे बेनिफिट ही हो रहा था, ठीक है। तो इफ़ शी कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा इवन आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, शी वुड विन 100 फ्रॉम द कंपनी। तो ऐसा ही कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के कंपनी के केस में हम पढ़े कि मिसेस कार्लाइल इवन आफ्टर यूजिंग दैट हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, अगर मिसेस कार्लाइल को दवाई खाने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया एंड यूजिंग दैट स्मोक बॉल अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंटेड डायरेक्शन, जैसा जैसा दवाई को खाने का डायरेक्शन दिया हुआ था, अगर उस तरीके से स्मोक बॉल को लिया गया और मिसेस कार्लाइल ने फिर से इन्फ्लुएंजा को मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसको क्या होगा, 100 रुपीज़ मिलेगा। इसमें मिस कार्लाइल को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, उसे बेनिफिट ही हो रहा है। अगर वो कंपनी के स्मोक बॉल को खाने के बाद इन्फ्लुएंजा अगर उसको हो गया तो उसे कंपनी से $100 का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही केस लॉ था, हमने पहले ही पढ़ा था। तो यहाँ पे मिसेस कार्लाइल को एक्चुअली कोई लॉस नहीं हो रहा है, बेनिफिट ही हो रहा है। But if she did not contract influenza after using that smoke ball, she would not have to pay any sum to the company. Likewise, the company could only lose but nothing to gain in terms of money and money's worth, even if the smoke balls had the desired effect. तो हमने क्या देखा, मिसेस कार्लाइल को एक्चुअली दवाई के लिए कोई भी पैसा नहीं पे कर रहा है। आम तौर पे हम अगर दुकान जाए तो दुकान में अगर दवाई खरीदने जाए तो हमें पैसा उसमें पे करना पड़ेगा। जितना भी हम दवाई, पेन किलर या फिर कुछ भी दवाई खा लिए मानो, उसके बाद फिर से हमें ज़ुकाम हो गया, तो हम कंपनी को जाके ये नहीं बता सकते कि आपके ऐसा ऐसा था, दवाई खाने के बाद फिर से मेरा इन्फ्लुएंजा हो गया एक विकांत से, तो हमें पैसा देके ही दवाई को खरीदना पड़ेगा। लेकिन कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में हम क्या देखें कि मिसेस कार्लाइल ने एक्चुअली स्मोक बॉल को खाया एज पर द डायरेक्शन ऑफ दैट कंपनी, की कैसे कैसे वो खाना है स्मोक बॉल को। लेकिन स्मोक बॉल को खाने के बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब उनको इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वही कंपनी का डायरेक्शन था कि अगर हमारे स्मोक बॉल को खाने के बाद अगर किसी का जुकाम हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो उसे $100 का फ़ायदा मिलेगा। तो मिसेस कार्लाइल को यहाँ पे एक्चुअली फ़ायदा मिल रहा है, उसका कोई नुकसान हो नहीं रहा है। तो इधर जो कंपनी ने एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट दिया था कि उनका जो स्मोक बॉल एक्चुअली यूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, यूज़ करने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होगा तो उसे $100 का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी को तो कोई लॉस, मतलब कंपनी को यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि कंपनी को यहाँ पे फिर से $100 का मतलब
रिवॉर्ड देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस किसी का भी नहीं हो रहा है, मिसेस कार्लाइल का एक्चुअली लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मिसेस कार्लाइल का लॉस नहीं हो रहा है, मिसेस कार्लाइल एक्चुअली बेनिफिटेड हो रहा है, और कंपनी को इधर कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उधर उसका लॉस ही लॉस हो रहा है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में हम क्या देखें कि हमारे पास एग्रीमेंट हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि एक पार्टी को यहाँ पे बेनिफिट होगा और दूसरे पार्टी को यहाँ पे लॉस होगा। तो जिसने एडवर्टाइज किया, जिसने एग्रीमेंट को किया, कंपनी का यहाँ पे सिर्फ नुकसान हो रहा है, और कार्लाइल मिसेस कार्लाइल को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है। तो लॉस यहाँ पे कंपनी का हो रहा है और मिसेस कार्लाइल को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। Wager has been defined by Justice Hawkins while deciding Carlyle versus Carbolic Smokeball Company as a contract by which two persons professing to hold opposite views touching of the issue of a future uncertain event mutually agreed, dependent upon the determining of that event, one shall win from the other a sum of money, neither of the contracting parties having एनी अदर इंटरेस्ट। तो जस्टिस हॉकिंग ने क्या बोला, फिर से हम पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच टू पर्सन्स प्रोफेसिंग टू होल्ड, ऐसा माना जाता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे दोनों पार्टी होल्ड ऑपोजिट व्यूज़, जहाँ पे दोनों पार्टी ऑपोजिट व्यूज़ होल्ड करते हैं, टचिंग ऑफ द इशू ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के बारे में जहाँ पे दोनों पार्टी ऑपोजिट व्यूज़ रखते हैं, म्यूचुअली एग्रीड डिपेंडेंट अपॉन द डिटरमाइनिंग ऑफ दैट इवेंट, म्यूचुअली फिर से एग्री भी किया ऑन दैट अपॉन द डिटरमाइनिंग ऑफ द इवेंट, इवेंट के होने से म्यूचुअली एग्री भी किया that one shall win from the other a sum of money, कि a sum of money win करेगा दूसरा पार्टी, one shall win from the other a sum of money, neither of the contracting parties having any other interest। तो दोनों पार्टी का ही और कोई इंटरेस्ट उस एग्रीमेंट में नहीं है, सिर्फ उस एग्रीमेंट पे इंटरेस्ट है, दोनों पार्टी ऑपोजिट व्यूज़ रख रहे हैं ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट में दोनों पार्टीज अपना ऑपोजिट व्यूज़ रख रहे हैं और एक पार्टी को दूसरे पार्टी से बेनिफिट मिलेगा अ सम ऑफ मनी, इसके अलावे दोनों पार्टी का ही और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट के होने का क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है कि कब हम बोलेंगे कि ऐसा एग्रीमेंट हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट है। पहला तो वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू पे मनी और मनी ओथ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दोनों पार्टी ही यहाँ पे प्रॉमिस करेगा कि अगर ऐसा इवेंट होगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, और अगर ये इवेंट ना होगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ऐसा रेसिप्रोकल दोनों पार्टी से ही जाएगा टू पे समथिंग। यहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस नहीं करेगा टू पे। लेकिन कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में हम क्या देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही प्रॉमिस कर रहा था कि मैं ही तुमको पे करूँगा, मैं तुमको फ्री में दवाई दूंगा, और अगर तुमको उस दवाई खाने के बाद इन्फ्लुएंजा हो गया तो फिर भी मैं ही तुमको रिवॉर्ड दूंगा $100 का। मिसेस कार्लाइल ने एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में एक्चुअली दोनों पार्टी से ही पैसा देने का प्रॉमिस होगा, ठीक है। अभी आई होप कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में क्या डिफरेंस था समझ में आया। कार्लाइल के केस में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही प्रॉमिस किया था कि मैं फ्री में दवाई भी दूंगा और उसके बदले में ₹100 रिवॉर्ड भी दूंगा अगर दवाई खाने के बाद, स्मोक बॉल खाने के बाद किसी का इन्फ्लुएंजा हो गया। तो मिसेस कार्लाइल का एक भी पैसा यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट का हमारा पहला इसेंशियल है कि दोनों पार्टी को ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस करना पड़ेगा टू पे मनी और मनीज ओथ, ठीक है। सच प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो ऐसा दोनों पार्टी जो प्रॉमिस कर रहा है टू पे मनी और मनी ओथ, ये मतलब बेस्ड होगा ऑन एन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, अनसर्टेन होगा जो होगा, मतलब बेट किसी
अनसर्टेन मैटर के ऊपर होता है, सर्टेन मैटर के ऊपर नहीं। मतलब जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है उसके ऊपर हम बेट नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल हमने अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि आरसीबी तो जीतेगा, हमें तो पता ही है। जब पता है आरसीबी जीतेगा तो हम आरसीबी के ऊपर हम बेट नहीं लगा सकते। हाँ, अब मैच हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है, अब कौन पार्टी जीतेगा उसके ऊपर हम बेट लगा सकते हैं कि चलो आज अगर मुंबई इंडियंस जीत गया तो हम पार्टी मेरी तरफ से, और अगर दूसरा पार्टी जीत गया तो पार्टी तुम्हारे तरफ से। जब हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है उसके ऊपर हम बेट नहीं लगा सकते। तो हमें ऐसा इवेंट के ऊपर वेजरिंग एग्रीमेंट बनाना है जिसका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हमारे हाथ में नहीं है या फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उसका रिजल्ट नहीं पता। ठीक है, एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होगा। अच्छा, ईच पार्टी में स्टैंड्स टू विन एंड लूज अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेम्पलेटेड इवेंट। तो दोनों पार्टी ही, मतलब हर एक पार्टी इधर जीतेगा इधर कुछ खोएगा, इस कंडीशन पे होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर इवेंट हमारा होगा तो एक पार्टी को दूसरे पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट नहीं, उसका नुकसान हो रहा है। और अगर इवेंट नहीं होगा तो दूसरा पार्टी और एक पार्टी को पैसा देगा। यहाँ पे और हर एक पार्टी वेजरिंग एग्रीमेंट पे हर एक पार्टी इधर कुछ खोएगा इधर बेनिफिटेड होगा। इस कंडीशन में दोनों पार्टी ही होगा। ठीक है, नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल्ड ओवर द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अब कोई भी पार्टी के पास ये पावर नहीं है कि वो इवेंट को कंट्रोल करे, मतलब जिस इवेंट के ऊपर वो वेजरिंग एग्रीमेंट बना है उस इवेंट को कंट्रोल करे। Neither party should have any interest in happening or not happening of any event other than the sum of money he will win or lose। सिर्फ और सिर्फ वो पैसे का लेना देना ही इंटरेस्ट होगा, बाकी और कोई भी इंटरेस्ट उस एग्रीमेंट पे पार्टी का नहीं रहेगा। आई रिपीट, एक वेजरिंग एग्रीमेंट में दोनों पार्टी ही इधर जीतेगा इधर कुछ खोएगा, इस पोजीशन पे रहेगा, और दोनों पार्टी का ही हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारा एसेंशियल कंडीशंस ये बताता है वेजरिंग एग्रीमेंट पे पार्टी का इंटरेस्ट सिर्फ पैसा देना या फिर पैसा लेने से होगा, ना कि कोई दूसरा इंटरेस्ट कि अगर ये हो जाए तो मेरा वो काम हो जाएगा। नहीं, सिर्फ ऐसे अगर ये इवेंट होगा तो मुझे पैसा मिलेगा, अगर ये इवेंट नहीं होगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक, पैसों का लेना देना ही इंटरेस्ट होना चाहिए पार्टी का, ना कि दूसरा कोई इंटरेस्ट। ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट का हम क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट पढ़े। पहला तो वेजरिंग एग्रीमेंट पे हमारा दोनों पार्टी ऐसे पोजीशन पे होगा कि इधर वो जीतेगा इधर वो ना जीतेगा। ठीक है, तो बेनिफिटेड भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों पार्टी के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं। तो दोनों पार्टी ही हमारे एग्रीमेंट पर इधर वो कुछ बेनिफिट होगा इधर उसको कुछ खोना पड़ेगा। कुछ भी पार्टी मतलब कोई भी पार्टी का कंट्रोल इवेंट के ऊपर नहीं होगा। दोनों पार्टी का ही इंटरेस्ट सिर्फ पैसा को देना या फिर पैसा को लेना होगा, ना कि कोई दूसरा इंटरेस्ट। जिस इवेंट के ऊपर वेजरिंग एग्रीमेंट बन रहा है वो एक अनसर्टेन होगा। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट पे हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू पे होगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू पे मतलब दोनों पार्टी ही प्रॉमिस करेगा पैसा देने के लिए, एक पार्टी यहाँ पे सिर्फ पैसा देने का प्रॉमिस नहीं करेगा। ठीक है, अब हम कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में क्या देखें, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पैसा ही जा रहा था, कंपनी ही बोल रहा था कि मैं फ्री में दवाई भी दूंगा स्मोक बॉल भी दूंगा, और उसे खाने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो भी गया तो उसके ऊपर $100 का बेनिफिट भी हम देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा देने की बात एक पार्टी कर रहा था, वो है कंपनी। मिसेस कार्लाइल ने कुछ भी पैसा देने की बात यहाँ पे नहीं किया। तो कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के एग्रीमेंट को हम वॉइड मानेंगे क्योंकि वो एक वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। आई होप एक वेजरिंग एग्रीमेंट का डेफिनेशन पता चला। तो सेक्शन 30 हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट का डेफिनेशन तो नहीं देता। एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी वेजरिंग एग्रीमेंट का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जनरल तौर पे एक वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है समझ में आया। अब वेजरिंग एग्रीमेंट का इफ़ेक्ट क्या है,
Section 30 of Indian Contract Act declares an agreement by way of wager as void. उसका इफेक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट void होगा अगर वो wager है. That is unenforceable by law. Unenforceable होगा, void है मतलब unenforceable है. This means that no suit be brought for recovery of anything alleged to be won on any wager. तो यहाँ पे हम सूट फाइल नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी to recover or something. ठीक है. Although wagering agreement is void and unenforceable under Section 30, yet it is not prima facie illegal as it is not forbidden by law nor immoral or opposed to public policy under Section 23 of Indian Contract Act. तो wagering agreement actually उसका वो agreement हमारा void है and unenforceable है, लेकिन वो illegal नहीं है या फिर opposed to public policy भी नहीं है. ठीक है, तो उसको हम अंडर सेक्शन 23 इलीगल नहीं मानेंगे एज इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. वो वेजरिंग एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा वॉइड है एंड अनएनफोर्सिएबल है. तो अगर हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट किसी के साथ बनाए भी तो वो सिंपली हमारा वॉइड होगा एंड अनएनफोर्सिएबल होगा, इलीगल नहीं होगा, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं है. ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट का इन वन लाइन इफेक्ट हमारा यही है कि वो वॉइड है एंड अनएनफोर्सिएबल है. ठीक है, आई होप समझ में आया है कि क्या क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट. सो सेक्शन 30 सिंपली बताता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो भी बाय वे ऑफ वेजर बनाया गया है वो हमारा वॉइड होगा. ठीक है, अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में भी हम कनेक्शन बिठाए कि वो वेजरिंग एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा. नाउ एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग. A statutory exception of Section 30 is in connection with horse racing. सेक्शन 30 का एक एक्सेप्शन है जो कि डील करता है हॉर्स रेस के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन, सेक्शन 30 शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट to subscribe or to contribute made or entered into for or toward any plate, prize or sum of money of the value or amount of 500 or upwards to be awarded to the winner or winners of any horse race. हॉर्स रेस को हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों मान रहे हैं? अभी हमने पढ़ा कि वेजरिंग एग्रीमेंट पे हम कुछ भी एज अ वर्ड है तो वो अनएनफोर्सेबल है. तो वेजरिंग एग्रीमेंट को हम किसी भी तरीके से एनफोर्सेबल नहीं बना सकते. तो अभी हम एक्सेप्शन में पढ़े कि हॉर्स रेस के विनर को अगर हम लोग विनर को अगर कुछ प्राइज़ दे, कुछ अमाउंट दे तो वो हमारा वैलिड होगा. क्यों? हम तो ये भी तो एक बेट की तरह ही है कि अगर हॉर्स रेस में वो पार्टी जीत गया तो तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर वो पार्टी हार गया तो तुम मुझे पैसा दोगे. ये भी एक बेट है. तो इस बेट में हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये वैलिड होगा? तो जनरली जो भी बेट है अगर वो एक ह्यूमन कैपेसिटी के ऊपर या फिर एक इंसान के कुछ स्पेशल एबिलिटी के ऊपर है तो उसमें हम इस बेट नहीं मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट उसको हम नहीं मानेंगे. फॉर एग्जांपल एक चेस का प्ले हो रहा है. ठीक है, तो उस चेस पे हमारे इंटेलेक्ट का काम आ रहा है. तो इंटेलेक्ट का काम आने से हम वहाँ पे इसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं मानेंगे. ठीक है, फिर से हम बताते हैं हॉर्स रेस को हम एक्सेप्शन पे रखे हैं. तो सेक्शन 30 का एक्चुअली एक्सेप्शंस हॉर्स रेस है. तो हॉर्स रेस के विनर को अगर हम लोग 500 रुपीज़ या फिर उसके अपवर्ड 500 से ज़्यादा अगर प्राइज मनी दे तो वो हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, वो हमारा वैलिड होगा. अब हम एक्सेप्शंस को समझते हैं कि एक्चुअली सेक्शन 30 का क्या क्या एक्सेप्शंस है. हम हॉर्स रेस को क्यों एक बेट नहीं समझेंगे या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों नहीं समझेंगे. लॉटरी इज़ कंडक्टेड और ऑथोराइज्ड और स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अगर एक लॉटरी के केस में हम क्या देखेंगे, पहले तो सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी था. अभी इसका सेक्शन क्या है अब आप लोग हमें बताएंगे. तो सेक्शन 294A ऑफ आईपीसी, एनी पर्सन हु कीप्स एनी ऑफिस और प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग एनी लॉटरी शैल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन excepting any lottery not being a state lottery or lottery authorized by the state government. The lottery actually amounts to gambling since it is deemed a game of chance.
तो लॉटरी अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टेट ऑथराइज्ड नहीं है लॉटरी ट्रांजैक्शन का तो वो हमारा वॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि लॉटरी एक अमाउंट्स टू गैम्बलिंग है, क्योंकि ये एक नशा की तरह है कि आज हम 10 फॉर एग्जांपल 10 रुपए का टिकट खरीदेंगे, देखते हैं लॉटरी में क्या मिला, अच्छा 10 नहीं 100 का खरीदेंगे, अच्छा 100 नहीं तो 500 का खरीदेंगे, तो इट्स एक्चुअली गैम्बलिंग सिंस इट्स डीम्ड अ गेम ऑफ चांस, ठीक है। तो सेक्शन 294A ऑफ IPC सिंपली बताता है कि अगर लॉटरी ट्रांजैक्शन हमारा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर स्टेट ऑथराइज्ड नहीं है तो वो उसको हम वॉइड मानेंगे, ठीक है। नाउ अदर एक्सेप्शंस विच आर डीम्ड नॉट टू बी वेजर, जिसको हम वेजर नहीं मानेंगे, क्या क्या एक्सेप्शंस है? ट्रांजैक्शंस एंड कंपटीशंस विच रिक्वायर स्किल, talent, merit for winning prizes, for example crossword competition, solving of puzzles, other games of skill such as chess, athletic competition, hence they are kept outside the purview of section 30। तो सेक्शन 30 के एक्सेप्शन में हम ये देखें, पहला तो हॉर्स रेस है ही, तो हॉर्स रेस के विनर को अगर हम लोग 500 रुपीज़ या फिर 500 से ऊपर कोई प्राइज मनी दे तो वो हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट पे नहीं आएगा। तो वेजरिंग एग्रीमेंट के एक्सेप्शन में हम इस टाइप के कंपटीशन को रखते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट से बाहर, जिसमें हमारा टैलेंट, मेरिट, स्किल इन सब का यूज़ होता है। एक चेस खेलने के लिए हमारा स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, मेरिट चाहिए, सिर्फ इसको हम अ गेम ऑफ चांस नहीं कह सकते जैसे लॉटरी को कहते हैं। तो अगर हमारे लक में है तो हमें मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, जो लॉटरी में हम लोग जनरल सेंस में देखते हैं। लेकिन एक चेस खेलने के लिए हमें रूल्स को जानना पड़ेगा, हमारा मेरिट यहाँ पे आएगा, इंटेलेक्ट आएगा, स्किल आएगा, सब कुछ आएगा। पज़ल को सॉल्व करने के लिए भी हमें स्किल्स सीखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कैसे पज़ल को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें हमारा स्किल, मेरिट, टैलेंट सब कुछ आता है। लेकिन लॉटरी का खरीदना या फिर लॉटरी का जीतना हमारे यहाँ पे कोई भी स्किल नहीं बताता। जो मतलब कोई भी इंसान, चाहे उसको पढ़ाई लिखाई आता है कि नहीं आता है, वो लॉटरी खरीद सकता है, लेकिन एक चेस कोई भी नहीं खेल सकता, ठीक है। एक हॉर्स रेस कोई भी नहीं कर सकता। हॉर्स रेस करने के लिए उसको स्किल, उसके खेलने का पूरा रूल्स, पूरा स्किल, पूरा टैलेंट को तुम्हें सीखना पड़ेगा। जो कोई भी ऐसा ड्राइंग नहीं कर सकता, मतलब ड्राइंग यहाँ पे ड्राइंग का तो एग्जांपल एक्चुअली नहीं आएगा, पजल नहीं आएगा। बैडमिंटन खेलना, रूल्स तुम्हें जानना पड़ेगा, बैडमिंटन को एक्चुअली कैसे खेला जाता है वो तुम्हें जानना पड़ेगा। स्विमिंग हर कोई नहीं कर सकता, हाँ ठीक है, अभी तो स्विमिंग बहुत ही कॉमन है। स्विमिंग को जैसे इंग्लिश चैनल को क्रॉस करना हर कोई नहीं कर सकता, मुझे ही अगर दे दे तो मैं ही नहीं क्रॉस कर सकूंगी, ठीक है। तो जिस खेल में, जिस कंपटीशन में हमारा मेरिट, हमारा स्किल या फिर हमारा टैलेंट इन्वॉल्व है, उस केस को हम वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं डाल सकते। वेजरिंग एग्रीमेंट में हम उस कंपटीशन को डाल सकते हैं जहाँ पे सिर्फ गेम ऑफ चांस है, जहाँ पे सिर्फ हमारा लक फैक्टर एक्चुअली काम में आएगा, ठीक, उसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट में डालेंगे। लेकिन जिस कंपटीशन में हमारा टैलेंट आता है, मेरिट काम में आता है, स्किल आता है, कि विदाउट स्किल या फिर मेरिट हम गेम को नहीं खेल सकते, कंपटीशन को नहीं खेल सकते, तो उसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट पे नहीं डालेंगे। जैसे हॉर्स रेस, अगर लॉटरी स्टेट ऑथराइज्ड है तो उसको भी हम वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं डालेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड कंपटीशंस विच रिक्वायर स्किल्स, मेरिट, एक्सपर्टीज़, उसको भी हम वेजरिंग एग्रीमेंट पे नहीं डालेंगे। तो वेजरिंग एग्रीमेंट का 3 तरीके का एक्सेप्शन हमने पढ़ा। एक तो हॉर्स रेस नहीं डालेंगे, एक्सेप्शंस है। दूसरा, अगर लॉटरी स्टेट ऑथराइज्ड है वो एक्सेप्शन है। एंड थर्ड, ऐसा कंपटीशन या फिर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा स्किल, एक्सपर्टीज़, टैलेंट, मेरिट, इन ये सब आता है, तो वो भी हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट के अंडर नहीं आएगा। तो आई होप वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, उसका एक्सेप्शंस क्या है, एंड सेक्शन 29 क्या है, समझ में आया। वेजरिंग एग्रीमेंट सिंपली बताता है एक बेट, जहाँ पे दोनों पार्टी का ही इधर दोनों पार्टी जीतेगा या फिर कुछ खोएगा, ऐसा पोजीशन पे होगा, और दोनों पार्टी ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस करेगा टू पे मनी। एक ऐसा इवेंट के ऊपर वो एग्रीमेंट बनाएगा जो कि अनसर्टेन है, जिसके होने का या फिर ना होने का
कंट्रोल दोनों पार्टी के हाथ में ही नहीं है, ठीक है। और दोनों पार्टी का एक्चुअली इंटरेस्ट पैसा को देना या फिर पैसा को लेना ही है, ना कि कोई अदर इंटरेस्ट है उस एग्रीमेंट। तो उस टाइप के एग्रीमेंट को हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे। अब वेजरिंग एग्रीमेंट का एक्सेप्शंस है हॉर्स रेस, लॉटरी ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड ऐसा कंपटीशन या फिर ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा मेरिट, एक्सपर्टीज, स्किल काम में आता है। तो ये रहा पूरा सेक्शन 30। और हमारा सेक्शन 29 बताता है ऐसा एग्रीमेंट जिसका मतलब ही सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है, उस केस में हमारा एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 24 टू सेक्शन 30। तो कल के क्लास में हमने सेक्शन 24 टू 28 कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 29 और 30 हम लोग कंप्लीट किए। आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और क्लास के बीच बीच में आप लोग अपना थम्स अप अटेंडेंस भी लगवा दीजिएगा, और आप लोग बताएंगे कि आप लोग कहाँ से मेरी क्लास को देख रहे हैं एक्चुअली। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। अगर हो रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ना हो, लेकिन क्या ही करें, होता है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड आज मैं क्लास यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। कल मुलाकात होगा एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।